चुपके से छत पर चढ़ जाता था पड़ोस वाली लड़की को नहाते हुए देखने के लिए। आमतौर पर मैं ये बात छुपाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन इस बार नहीं। सिर्फ मैंने इसे हर उस शख्स को बता दिया जो सुनना चाहता था, बल्कि मैंने उसे सीधे प्रोवोक भी कर दिया। लोग कहते, ये लड़का तो कहानियां सुनाता है, क्योंकि उस जमाने में रेपुटेशन सबसे ऊपर होती थी और एक लड़की का इज्जत ही उसकी सब कुछ होती है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बाद में जैसा मैंने सोचा था, वो बेचारी लड़की मजबूर होकर मुझसे शादी करने को राजी हो गई। लेकिन जो मैंने नहीं सोचा था वो ये कि शादी की रात वो अपने वाइन के ग्लास की जगह पेस्टिसाइड पी लेगी। और जब मैंने उसका बॉडी देखा तो तुरंत समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं इस पछतावे के साथ अपनी मौत तक जीता रहा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं वापस उसी पल में लौट आया था जब मैंने उस लड़की को शावर में देखा था। छोटे मॉन्स्टर, मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहता। भाग जा। कभी भी मेरे घर की दहलीज को गंदा करने मत आना। तो मुझे दूसरी चांस मिल गई। मैं वापस उसी मोमेंट पर आ गया था जब मैंने वो गलती की थी। लकीली अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। अपने पिछले जीवन में जो गलती मैंने उस लड़की इनक्विंगन के साथ की वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं अभी जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। मुझे अपने एक्शन से प्रूव करना होगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है अपना पेट भरना। लकीली पिछले जीवन में मैंने एक बूढ़े मछुआरे के साथ टाइम बिताया था। समुद्री चीजें ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। जल्दी ही मैंने एक अंडर वाटर केव ढूंढ ली। मेरी दाहिनी हैंड बिजली की स्पीड से अंदर घुसी और एक बड़ी येलो म्यूरेन बाहर निकली, सीटी बजाती हुई। बुरा नहीं। अच्छा, शुरुआत। डिटेक्शन। मरीन क्रीचर को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। फिशिंग सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। बेसिक फंक्शंस खुल गए। मुरेन कॉन्ट्रैक्ट पर है ऑन ऑब्लिक बेस 0। सी स्पिरिट। बिगिनर मिशन कंप्लीट करो और टारगेट मुरेन को यूज करो। फिजिकल एनर्जी रिस्टोर। रिवॉर्ड सी सोर्स 5। यही सिस्टम है। लेकिन मुझे दूसरी चांस मिली है। इसमें सिस्टम होना इतना स्ट्रेंज नहीं है। फिर मैंने मुरेन के सफेद खून वाले मांस का एक टुकड़ा काटा और मुंह में डाल लिया। ये सच में बहुत गंदा है। मुझे याद है कि आसपास एक एक्वाटिक प्रोडक्ट्स बाइंग सेंटर है। वो मछुआरों से समुद्री चीजें खरीदते हैं। बाकी मुरेन को अच्छे प्राइस पर बेचा जा सकता है। टाइगर मुरेन को सक्सेसफुली यूज किया। बेसिक सर्वाइवल गारंटीड। करंट सी सोर्स 7। लगता है जितनी भी एक्शंस फिशिंग से रिलेटेड होंगी मैं सी सोर्स एक्यूमुलेट कर सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सी सोर्स किस काम आती है। कोई बात नहीं, अभी टाइड रिसीड हो गई है। ये फिशिंग के लिए बेस्ट मोमेंट है। पहले समुद्री चीजें कलेक्ट करते हैं। मैं झुका और एक्सपोज रॉक्स की क्रैक्स में ध्यान से खोजने लगा। समय के साथ पिछले जीवन की मेमोरीज टाइड की तरह वापस आने लगी और मेरे मूवमेंट्स में गहरी नफरत भर गई। 5 फीमेल क्रैब्स कैप्चर किए। सी सोर्स प्लस 1। लगभग 500 ग्राम स्विमिंग क्रैब्स कैप्चर। सी सोर्स प्लस 1। 3 स्टोन क्रैब्स कैप्चर। सी सोर्स प्लस 1। इस इलाके में इतना ही काफी है। चलो पहले इन चीजों को बेचते हैं। बाइंग सेंटर छोटे की के पास है। एंट्रेंस पर थोड़ी सी क्यू है। मेरी मिजरेबल लुक और चेहरे पर गंदगी ने तुरंत अटेंशन खींच ली। तुम क्या बेच रहे हो? छोटे क्रैब्स और श्रिम्प्स। वो उस पार्टिकुलर जोन में है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस बड़ी बोनी मुरेन को टेबल पर पटक दिया। एक हड्डीदार मुरेन। ये बड़ी है, जंगली है। मैंने इसे लो टाइड पर रॉक्स की फिशर से निकाला। 3.5 किलोग्राम। इसे फर्स्ट क्वालिटी मानकर 6.5 सेंटीम्स पर किलो। टोटल 22.75 सेंटीम्स। ये प्राइस रीजनेबल है। और ये छोटी चीजें भी काउंट करोगे? बहुत कुछ नहीं है। चलो 25 यूरो तक राउंड ऑफ कर देते हैं। जब मैंने पैसे लिए तो अपनी रफ स्किन वाली हथेलियों का टच महसूस हुआ। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। बेसिक मॉनेटरी सिस्टम अनलॉक्ड। फिशिंग पॉइंट्स +2। पैसे जेब में डालकर मैं तेजी से विलेज की ग्रोसरी स्टोर की तरफ चला गया। मुझे होल ग्रेन बिस्किट्स का एक पैकेट दे दो और एक रेड बुल बॉल भी दे दो। ठीक है, यहाँ पुरानी आदतों के अकॉर्डिंग इन शेमफुल चीज़ों के अलावा न्यूली मैरिड कपल्स को कुछ रेड चीज़ लानी पड़ती है। अभी के लिए ये रेड बुल ही एकमात्र चीज़ है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपनी गलती का एक्सपियर करने के लिए। रास्ता चाहे कितना भी ऑब्स्टेकल्स से भरा हो, मुझे जाना ही होगा। उस लड़की के लिए जिसकी लाइफ मैंने रूइन कर दी, मैं उसे कभी अबैंडन नहीं करूंगा। जब मैंने रेड बुल ली तो पापा ने मुझे देखा नहीं। मैंने रिजाइन कर लिया और ठंडे दिमाग से सोचा, बॉर्गी, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। चेन फैमिली का ये छोटा मॉन्स्टर। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से डिस्प्यूट नहीं की। इस बार मैं शेन जियानशेंग के साथ सब कुछ फाइनल कर दूंगा। पिछले जीवन में यही गहरा डिस्पेयर आखिरकार उस लड़की इनकिंगन को मौत की तरफ ले गया था। मैं इस ट्रेजेडी को दोबारा होने नहीं दूंगा। मैंने हिम्मत जुटाई और लेबर परिवार के उस लकड़ी के दरवाजे पर नॉक किया। कौन है? चाचा, मैं हूँ शेनिजू। छोटे मॉन्स्टर, तुम हिम्मत कैसे करके वापस आए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये पैसे आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। चाचा, आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। उनमें से एक ने लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि सीधा दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे इस मूव ने उस गुस्से से भरे आदमी को भी शॉक कर दिया। चाचा, गलती मेरी थी। मैंने इनकुंगान का अपमान किया। आप चाहें तो मुझे मार डालिए, मैं कभी भी पलटकर वार नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज मेरी बात लास्ट तक सुन लीजिए। आज मैं आसमान की कसम खाता हूं, मेरा पुराना गंदा रूप समुद्र में मर चुका है। मैं आज यहां आया हूं आपसे और इनक्विंगन से एक चांस मांगने। ये सब मैंने आज कमाया है, गनई के पैसों से। मुझे पता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे से मैं अपने हाथों पर भरोसा करूंगा ताकि इनक्विंगन एक अच्छी लाइफ जी सके। ये सड़ी हुई ऊन उठा और यहां से निकल जा। इनक्विंगन कभी भी तुम्हारे जैसे जानवर से शादी नहीं करेगी। उनमें से एक ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूरे 15 मिनट तक बाहर घुटनों के बल बैठा रहा, जब तक अंदर से इनक्विंगन की दबे हुए रोने की आवाज धीरे धीरे कमजोर नहीं हो गई। लगता है आज मैं किसी तरह बच गया। मैं चुपचाप उठा और धीरे से वो लाल ऊन दहलीज पर रख दी। वहां से जाने के बाद
मैंने एक मचटी खरीदी, एक छोटा नायलॉन रोप का रोल और थोड़ा मोटा नमक भी। फिर मैंने जाल, फिश ट्रैप्स बनाए और उन्हें डीप वाटर एरिया में सेट कर दिया। 2 स्ट्रॉन्ग ट्रैप्स सक्सेसफुली क्रिएट और प्लेस कर दिए गए। गनाई वैल्यू +5, करंट गनाई वैल्यू 15, डिटेक्शन, दूसरी गनाई वैल्यू भी 15 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। गनाई की आई अनलॉक हो गई। अब ये 10 मीटर के अंदर स्पेशल लाइफ रिएक्शंस या हाई वैल्यू मरीन टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकती है। अगले ही पल मेरी आंखों में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। मैंने इंस्टिंक्टिवली पास की गीली चट्टान की दरार की तरफ देखा। वहां एक डार्क रेड सी एनेमोनी चिपकी हुई थी। इस एबिलिटी के साथ फ्यूचर में सी फूड हंटिंग और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। ट्रैप्स को काम करने में टाइम लगेगा। अभी घर जाकर रेस्ट करने का समय है। कल सुबह फिर से चेक करेंगे। मैं अपना थका हुआ शरीर घसीटते हुए उस घर की तरफ चला जिसे मैं याद करता था। लेकिन जैसे ही मैंने घर का लकड़ी का दरवाजा खोला, कौन है ये छोटा हरामी? तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? पापा रुकिए, मेरी गलती थी। मुझे पता है मुझसे गलती हुई। सच में पता है? गलती? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तुमने चेन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इनक्विंगन जैसी अच्छी लड़की के साथ अब मैं अपने दोस्त का सामना कैसे करूं? आह, मेरी गलती थी। मैं बुरी सोच में अंधा हो गया था। मैं इनक्विंगन को नहाते हुए देखने चला गया। पापा, एक बार फिर मुझ पर भरोसा कर लीजिए। जो गंदा इंसान मैं पहले था वो सच में समुद्र में मर चुका है। मैं कसम खाता हूं, अब से मैं एक इंसान की तरह इज्जत से जीऊंगा। जो पाप मैंने किए हैं मैं उन्हें खुद ठीक करूंगा। पापा मेरी आंखों में घूरते रहे। उनकी आंखों में अब पहले वाली चालाकी और भावनाएं नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जिद और पागलपन भरी डिटर्मिनेशन थी। आखिरकार उनके हाथ का लकड़ी का डंडा धीरे धीरे नीचे आ गया। पापा, बड़े भैया को मत मारो। भैया, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। मेरी छोटी बहन इस दुनिया में अकेली इंसान थी जिसे अब भी मुझसे उम्मीद थी। जब मैं अपने सबसे बुरे दौर में था तब भी मैं उसी के दिए हुए खाने से किसी तरह जिंदा था। ये सोचते ही मेरे दिल में गर्माहट और गिल्ट एक साथ उमड़ पड़े। चुप, अंदर जाओ और बकवास मत करो। जाकर आराम करो और खुद को संभालो। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। पापा, माँ कहाँ है और कहाँ होगी? वाई बीच पर। वाई बीच। आज 15 तारीख है। धत्तेरे की। पिछले जीवन में माँ इसी दिन समुद्र से खाना इकट्ठा करने गई थी, क्योंकि घर में खाने के पैसे नहीं थे और भूख और चक्कर की वजह से वो लगभग लहरों में बह ही गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे अभी जाना होगा। पापा, मैं वाई बीच जा रहा हूँ माँ को ढूंढने। तुम फिर से परेशानी खड़ी करोगे और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। मुझे पता है मैं पहले गंदा इंसान था, लेकिन मुझे सच में सी फूड हंटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है। मैं हेल्प करूंगा। मैं कभी भी माँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है पापा, मैं पहले जा रहा हूँ, बाकी बात बाद में करेंगे। मैं पूरी स्पीड से मड फ्लैट तक नहीं भाग पाया। बीच में रुककर चारों तरफ देखा। पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ था। गांव वाले हाथ में तेल वाले लैंप लेकर बेताबी से सी फूड ढूंढ रहे थे। माँ माँ माँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये क्या हाल है? सिर की चोट भी है। अच्छा हुआ मालिक का बेटा भी अब जिंदगी की मुश्किलें फील करने आ गया। या फिर तुम्हें लगा तुम्हारी माँ काफी नहीं कमा रही, इसलिए उसे रोकने आ गए। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। सीधे तेजी से अपनी माँ के पास गया। उनके हाथ में जो थोड़ा बहुत कैच था उसे देखा। उनके बैंगनी पड़े और खुरदरे हाथों को देखकर मेरी आंखें चुभने लगीं। माँ, आप आराम करो, मैं हेल्प करता हूँ। ये पकड़, इसे संभाल। तुम्हें ये करना आता है? चिंता मत करो माँ। मैंने गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। एक ठंडी लहर तुरंत मेरी आंखों से गुजर गई। कीचड़ में हल्के नीले रंग के पॉइंट्स दिखने लगे। ये सिस्टम सच में पावरफुल है। मैंने तुरंत एक ब्लू पॉइंट चुना और अपनी फावड़ी उठाई। जोर से मिट्टी खोदी और एक हथेली जितनी बड़ी क्लेम बाहर निकली। फिर उसके सामने एक साथ 5 बड़ी क्लेम्स दिखी। लगता है आज किस्मत साथ दे रही है। अरे देखो, नया लड़का तो मरा हुआ चूहा ढूंढ लाया। मैंने कुछ नहीं कहा, जल्दी से अगले टारगेट पर फोकस किया। इस बार कीचड़ में 2 छोटे बैम्बू शेल जैसे जीव मिले, अंगूठे के साइज के। एक बड़ा बैम्बू शेल पकड़ लिया। मेरी माँ खुद को रोक नहीं पाई। हल्की सी खुशी की आवाज निकल गई। उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे हाथ पहले से तेज चल रहे थे। सिर्फ आधे घंटे में मेरी पीठ पर लटका टूटा हुआ टोकरी तेजी से भरने लगा। तुम इतना अच्छा कैसे कर रहे हो? माँ, मैंने कहा था ना, अब मैं मेहनत करूंगा। क्या हो गया इसे? पहले तो ये बिल्कुल बेकार था, लोटाइड की सीवीड से भी बेकार। लगता है आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वांग स्विंग ने मेरी भरी हुई टोकरी देखी, फिर अपनी खाली टोकरी। उसका दिल जल गया और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी ताकि उसे भी कुछ अच्छा मिल जाए। अनजाने में मैं मड फ्लैट के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। जैसे ही मैं अगला ब्लू पॉइंट खोदने वाला था, अरे अरे, ये कौन आ गया? चेन फैमिली का मशहूर निकम्मा। दिन भर चोरी और बेकार हरकतें करता है और अब यहां आ गया। क्या हुआ? इनकिंगन को नहाते हुए देखना कम पड़ गया क्या? अब और लड़कियां ढूंढ रहा है? उसकी बात सीधा दिल पर लगी और आसपास के लोगों की अजीब नजरें भी मेरी तरफ मुड़ गईं। मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया और मैंने फावड़ी को और कसकर पकड़ लिया। मैंने अपने पिछले जीवन में इससे भी ज्यादा बुरा देखा है। इस औरत से बहस करना बेकार है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बहरे हो क्या? जब उसने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ तो वो खुद मेरे पास आकर खोदने लगी। तुरंत गुस्से में चिल्लाई, यहाँ से हट, मैं पहले आई थी। ये मेरी जगह है, ये पब्लिक जगह नहीं है, मेरी टेरिटरी है। तुम जैसे गुंडे यहाँ खोदने के लायक नहीं हो, जल्दी निकल। क्या पब्लिक? मेरी नजर में ये मेरी जगह है। तुम्हारे बाप चेन जियान शेंग भी बेकार इंसान है। उन्होंने तुम्हारे जैसे निकम्मे को पाला। बड़े लोग निकम्मे, छोटे कुछ सीखते नहीं। तुम्हारी माँ बदकिस्मत है जो तुम्हें जन्म दिया। पूरी चेन फैमिली बेकार है।
बस तुम्हारी माँ बची है जो तुम जैसे लोगों को पाल रही है। पूरी फैमिली बेकार और नाकारा है, फिर भी बाहर आकर इज्जत खराब करने की हिम्मत रखते हो। ये सुनकर मेरे माथे की नसें फूल गईं। मेरी आंखों में गुस्सा फटने वाला था। मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा था। मैं उस औरत पर फावड़ी मारने ही वाला था। तभी, ओए गंदी औरत, किसकी फैमिली को गाली दे रही है? मैं तेरी ये गंदी जुबान फाड़ दूंगी। तेरा खुद का पति निकम्मा है, समुद्र में जाता है और खाली हाथ वापस आता है, इसलिए तू यहाँ आकर नाटक करती है। हमारी चेन फैमिली चाहे जैसी भी हो, मेरा छोटा भाई चाहे जैसा भी हो, मेरी माँ एक ईमानदार और मेहनती फिशर है। तू जैसी बदतमीज औरत हमें आदेश देने वाली कौन होती है? तेरा पति बेकार है, इसलिए तू पागल कुत्ते की तरह सबको काटती फिरती है ना वांगशुइंग? वांगशुइंग की बोलने की स्पीड बहुत तेज थी। उसकी आवाज तेज, तीखी और सीधी दिल में चुभने वाली थी। हर एक वर्ड ऐसे लग रहा था जैसे चाकू सीधा उस जगह घुस रहा हो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। तुम क्या, और तुम पीछे पीछे घूमने वाले फॉलोअर, तुम पूरा दिन अपनी बहन के पीछे अपनी जुबान घुमाते रहते हो। भूल गए कि तुमने खुद शेडी काम किए थे और एक बार घर में बंद भी हो गए थे? क्या ये सब मैं यहीं इस बीच पर सबके सामने बोल दूं? दो बेहया बहनें जिनमें खुद कोई शर्म नहीं, और यहां आकर दूसरों को जज कर रही हो। बस बहुत हो गया। सुन लो तुम सब निकम्मो, जिनकी वजह से पूरी फैमिली की इज्जत जाती है। तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आई? पागल कुत्तों की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? घर जाओ, जीरो आईक्यू वाली टोली। अगर तुमने चेन फैमिली को दोबारा इंसल्ट किया, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। और तुम भी, मेरे यंग अंकल, उन्होंने तुम्हारे सिर पर शिट फेंक दी और तुमने पलटकर एक वर्ड भी नहीं बोला। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जल्दी से खोदो, खोदो और जल्दी घर जाओ। ये कहने के बाद उसने कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं किया। वो बस मेरे पीछे खड़ी रही। उसकी नजरें ऐसे घूम रही थीं जैसे सर्च लाइट, हर जगह को ध्यान से देख रही हो जहां मैं खोद रहा था। पिछले जन्म में मैं सोचता था कि मेरी भाभी बस लालची और पैसों की भूखी है। कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसका एक और साइड भी है, एक ऐसा साइड जहां वो अंदर से एक्चुअली अच्छी इंसान है, चाहे उसका पर्पस मुझे बचाना न भी हो। लेकिन फिर भी एक इंसान जो अपनी फैमिली के लिए सामने खड़ा होता है, वो सच में इंप्रेसिव है। मैंने सिर हिलाया, सोचना बंद किया और फिर से फावड़ा उठाकर उस नीली चमक वाली डायरेक्शन में खोदना शुरू कर दिया। एक डल सा थंक साउंड आया, जैसे फावड़ा किसी हार्ड चीज से टकराया हो। मैंने धीरे से मिट्टी हटाई। मिट्टी के बीचों बीच एक बड़ा सा सॉलिड ऑब्जेक्ट दिखने लगा, लगभग वॉश बेसिन जितना बड़ा। ये क्या है? इतनी बड़ी स्टोन? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही ऊपर की गंदगी हटनी शुरू हुई, एक शॉक्ड आवाज फटी। ये एक बेनिटियर था। हे भगवान, इतना बड़ा बेनिटियर! सालों से इतना बड़ा नहीं देखा। बेनिटियर! ओह माय गॉड! वांगशुइन ने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने उस कीमती ट्रेजर को अपनी बांहों में कस लिया। डिस्कवर, एक जाइंट बेनिथिए, प्रोटेक्टेड मरीन स्पीशीज, लपेश हमारे सीरीज में +20, करंट सीरीज में +40। लक, ये सब तुम लोगों की वजह से है भाइयों। माँ, चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर चलते हैं। ये चीज़ मिल गई? अनबिलीवेबल। अगर मुझे एक भी मिल जाए तो मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस की टेंशन कभी नहीं होगी। मुझे बच्चे की तरह बाहों में ट्रेजर लेकर घर जाते देख लोग अपनी चीज़ें समेटने लगे और मेरे पीछे चल पड़े। जैसे ही मैंने वो भारी बेनियर कोर्टयार्ड में रखा, पूरा आंगन एकदम से चुप हो गया। ये वही बेनीटर है? ये सच में बेनीटर है, लेजेंडरी वाला। मैं अपनी आधी जिंदगी जी चुका लेकिन कभी नहीं मिला, और आज ये उसके निकम्मे बेटे ने ढूंढ लिया। अनबिलीवेबल। अरे बूढ़े, तुमने कुछ नहीं देखा। आज 19 सच में ब्लेस्ड है। इसमें चीजें खोजने का टैलेंट है। ये ट्रेजर इसका भी है। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने तुरंत एक बड़ा वुडन बेसिन उठाया, बेनियर को उसमें रखा और उसमें सी वाटर भर दी। चाहे ये चीज पानी के बाहर जल्दी नहीं मरती, लेकिन सॉल्ट वाटर में रखने से ये ज्यादा फ्रेश और परफेक्ट रहती है। दूसरे भैया, ये क्या है? बेनिटियर। देखो तो सही, दूर से कोई जायंट सीरॉक जैसा लगता है। ये अलाइव है। अलाइव? हाँ देखो, पानी में अभी सो रहा है। उसी समय कोर्टयार्ड के दरवाजे पर एक शैडो दिखाई दी। अपनी चीजें रखकर वाइनस्वीन तुरंत पानी के बेसिन के पास आया। कितनी रेयर चीज है ये। 19, तुम सच में लकी हो। उसने हाथ रगड़े और मुझे देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसके गले में फंसे वर्ड्स 3 बार घूमे और फिर भी बाहर नहीं निकले। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी भाभी इतनी शाई साइड भी रखती होगी। माँ, आज हमारी फैमिली को इतना बड़ा ट्रेजर मिला है। ये खुशी का दिन है। एक चिकन काटो, अच्छा खाना बनाते हैं ताकि सबकी हेल्थ ठीक हो जाए। कौन सा चिकन? किस बात का वेस्ट? पापा आप देखिए, मेरे सिर की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। और क्या हमें इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ताकि माँ और शाओ भी थोड़ा फैटी खाना टेस्ट कर सकें? शाओ ने जैसे ही चिकन की विंग्स देखी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने चुपचाप अपनी लार निगली, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, सबसे बड़ा रेड रूस्टर ले लो, वही जो सबसे ज्यादा खाना चुराता है और अंडे देना पसंद नहीं करता। आज उसी को पकाएंगे। माँ, आप आराम करो, आज मैं सब संभाल लूंगा। बहुत जल्दी एक गर्म गर्म सी फूड चिकन सूप का बड़ा बर्तन टेबल पर रखा गया। खाने का टाइम है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरे भैया, माँ कितनी अच्छी खुशबू है, मैं खाना चाहता हूँ। रुको, अपनी हालत देखो कैसे दिख रहे हो। तुम पूरे गंदे हो। जाओ हाथ धोकर आओ। अगर ठीक से हाथ नहीं धोए तो तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। सुइन, तुमने पूरी शाम मेहनत की है, आओ हमारे साथ थोड़ा खाओ। ठीक है, धन्यवाद माँ। चैन यानचंप भी खुशबू से अट्रैक्ट होकर वापस आया और उसने सूप की एक बड़ी घूंट ली। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चाचा की कुकिंग माँ से 100 गुना बेहतर है। क्या इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना जरूरी है?
ये खाना एक सटल और वार्म एटमॉस्फेयर में हुआ। तुम इस शेल बेनिटियर के साथ क्या करने वाले हो? कल मैं तुम्हारे साथ शहर की अक्वाको स्टेशन जाऊंगा। ये बहुत भारी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे उठाने में। अपने बड़े भाई की ऑकवर्ड केयर को देखकर मेरा दिल गर्म हो गया और मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है भैया, कल के लिए धन्यवाद। बाहर चांदनी पानी की तरह फैली हुई थी। पानी के बासिन में रखा शेल अभी भी शांत था, लेकिन इस खाने ने चेन फैमिली में कुछ चीजें बदल दी थी। अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया। मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकला और सीधे अपने बड़े भाई चिनानचंट के घर के छोटे कोर्टयार्ड में गया। चलो भैया, ये बहुत भारी है। डोंगचा शहर तक 6 या 7 ली डिस्टेंस है। अगर ये धूप में सूख गया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं शेंगोजी को बुलाकर लाता हूँ। उसके पिता के पास ट्रैक्टर है, उसे थोड़ा फ्यूल का पैसा दे देंगे। ठीक है, तुम उसे बुलाओ, मैं यहाँ ध्यान रखता हूँ। जैसे ही ये बात खत्म हुई, बाहर तेज कदमों की आवाज आई। 19, मैंने सुना कि तुम्हें एक ट्रेजर मिला है। सच में? मुझे दिखाओ ये क्या है, ये चीज क्या है। लोग इसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये कोई भारी आयरन ब्लॉक हो। हे भगवान, ये कितना बड़ा है। ये तो बहुत कीमत का होगा। इसे मत छुओ, ये जिंदा है और बहुत कीमती है। गोजी, मदद करो, अपने पिता का ट्रैक्टर लेकर आओ और डोंगचा की अक्वा को स्टेशन चलते हैं। मैं फ्यूल का पैसा दूंगा। हम भाई हैं, फ्यूल की बात मत करो। थोड़ी देर बाद कोर्टयार्ड के बाहर डीजल इंजन की फैमिलियर आवाज सुनाई दी। तीनों ने मिलकर शेल को व्हीकल पर रखा और अक्वाको स्टेशन की तरफ निकल पड़े। जैसे ही मैंने शेल को नीचे उतारा, आसपास के सभी लोगों का अटेंशन तुरंत उस पर चला गया। ये क्या है, इतना बड़ा शेल? नहीं, ये एक जायंट शेल है। हे भगवान, ये कितना बड़ा है। नमस्ते सर, ये हमारे भाई का बड़ा शेल है। हम इसे बेचना चाहते हैं, आप एक बार देख लीजिए। इतना बड़ा शेल? असली बात इसकी आउटर शेल है। अगर अंदर का मांस मर गया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। पहले हम इसका वेट चेक करेंगे और मांस का अंदाजा लगाएंगे। हम आपको लगभग 500 यूएन दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस बॉस डिसाइड करेगा। 500 यूएन। चेनियन चंप और चेन गोजी दोनों शॉक हो गए। 500 यूएन एक आम मजदूर की 6 महीने की सैलरी के बराबर है। सर, आप थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। मैं 550 कहता हूँ। ठीक है, 600। यंग मैन, इसे मुझे बेच दो। शांत रहिए, बिजनेस रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। 650। साहब, थोड़ा रास्ता दीजिए। यंग मैन, ये शेल तुमने पाया? कब मिला? कल रात लो टाइड पर रॉकस के नीचे से निकाला। ये अभी भी जिंदा है। हमने इसे पूरे टाइम पानी में रखा और आज सुबह यहाँ लाए हैं। मैनेजर झुका, उसने शेल को ध्यान से छुआ और हल्के से नॉक करके सुना। फ्रेशनेस अच्छी है, क्वालिटी भी एक्सीलेंट है। सुनो यंग मैन, मैं तुम्हें 850 युआन देता हूँ। डोंगचा में इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। चेन्युन और चेन गुजी की सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैं शेल को ही देखता रहा। शेल अभी तक खुला नहीं था। यंग मैन, मैं समझता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। शेल बड़ा है, लेकिन नेचुरल पर्ल्स मिलने की संभावना बहुत कम है और हाई क्वालिटी पर्ल्स की संभावना तो और भी कम है। इस इमेजिनरी चांस के लिए तुम 850 यूएन खो सकते हो। क्या ये वर्थ है? मैं 30 युआन और जोड़ता हूँ। 880 युआन, ये मेरा फाइनल प्राइस है। सोच लो। 19, इसे बेच दो। 880 युआन काफी है, इसे एक बड़ा ब्रिक हाउस बन सकता है। ये पर्ल सिर्फ पॉसिबिलिटी है। हाँ, 880। हे भगवान, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, 880 में बेच दिया। भाई साहब, पैसे और सामान की अदला बदली। पैसे ध्यान से गिन लेना। मैंने सबके सामने पैसे ध्यान से गिन लिए। ट्रांजैक्शन पूरी होते ही उस मैनेजर ने मुझे एक बिजनेस कार्ड पकड़ाया। पहली नजर में ही दिखता है कि तुम टैलेंटेड इंसान हो। अगर तुम्हें आगे भी ऐसे रेयर सी फूड मिले तो सीधे मुझे कांटेक्ट करना। प्राइस बिल्कुल फेयर रहेगा। मैनेजर काम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको ही याद करूंगा। भाई गोजी, जल्दी करो। पैसे समेटकर मैंने दोनों को तुरंत निकलने को कहा। दोनों चुपचाप अपनी चीजें समेटकर ट्रैक्टर में बैठ गए और तेजी से निकल पड़े। ट्रैक्टर मुश्किल से 10 मीटर गया होगा कि 3-4 लड़के फूलों वाली शर्ट पहनकर खिसकते हुए पास आ गए। भाग भी बहुत जल्दी गया। कड़ाही से निकला हुआ बत्तख। ट्रैक्टर कौन चला रहा था? वो शेंगूजी ही था ना? हाँ, मंदिर से तो भाग सकता है, लेकिन पगोड़े से नहीं छुप सकता। मेरे तो पसीने छूट गए। 19, तुमने अभी बहुत जल्दी रिएक्ट किया, वरना ये लोग हमें नहीं छोड़ते। गोजी, यहीं रोक दो। ट्रैक्टर से उतरकर मैंने आधे पैसे निकालकर अपने भाई के हाथ में थमा दिए। भाई ये लो। क्यों दे रहे हो? ये तो तुमने अकेले कमाए हैं, मैं नहीं ले सकता। अरे भाई, तुम मेरे साथ फॉर्मल मत बनो। आज तुम नहीं होते तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलता ही नहीं। ऊपर से चिटू की स्कूल फीस और उसकी किताबों के पैसे पूरे हैं क्या? ये रखो, जरूरत पर फीस भर देना, खाना ले आना, जो चाहिए वही करना। इन बातों ने भाई चिनानचंट की सबसे गहरी चिंता को छू लिया। उसके बेटे की फीस। वह तो सोच रहा था कि वो अपने पिता से उधार मांगेगा। 19, ठीक है, बात खत्म। चलो मेरे साथ वेस्ट गेट पर कार्ड्स खेलते हैं। गोजी, अब कभी उस जगह पर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। क्यों? ओह, समझ गया, ये सब इनकुंगान की वजह से है ना? वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी कोहनी से मुझे कोंचने लगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया। एक बदमाश भी सुधर सकता है। देखो, ये मैटर जितनी जल्दी हो सके सुलझा देना। शेन गोजी भले ही थोड़ा आवारा था, लेकिन बुरा इंसान नहीं था। पिछले जीवन में भले मैं कितना भी गरीब रहा, उसने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया। चलो अब जाओ, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, पर तुम मेरी शादी में पीने जरूर आना। जब उसकी ट्रैक्टर गांव की सड़क में पूरी तरह गुम हो गई, मैंने कहा, भाई तुम घर जाओ, मैं स्टेट कोऑपरेटिव से किंगन के घर के लिए कुछ चीजें ले आऊंगा। हाँ, किंगन के यहाँ तुम्हें जाना ही चाहिए। तुमने गलती की है तो तुम्हें मुंह दिखाना पड़ेगा। वो बच्चा गुस्सैल है पर अनरीजनेबल नहीं है। अगर वो आज भी गुस्से में है, चाहे तुम्हें 2 थप्पड़ भी पड़े, तुम सह लेना। समझ गए? हाँ भाई।
चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं लिंगिया पहुंच जाऊंगा, सुअर का मांस और मिठाई लेकर। जैसे ही मैं आंगन में दाखिल हुआ, मैंने इन क्विंगन को देखा। वह शांत बैठा ध्यान से मछली पकड़ने का जाल सी रहा था। धूप पत्तों से छनकर उस पर पड़ रही थी। उसकी पतली सी परछाई जमीन पर फैल रही थी। उसका ध्यान और उसकी नरमी, इन दोनों में एक खतरनाक और खूबसूरत सा एहसास था। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। पिछले जीवन में मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूं। आज बस ऐसे शांति से तुम्हें देख पाना भी अच्छा लगता है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास गया। कुछ कदम दूर ही था कि वह चौंक कर पीछे हटा। इनक्विंगन, तुम यहाँ कैसे? मेरे पिता, वो घर पर नहीं है। उसकी आंखों में डर और शक दोनों थे। इनक्विंगन, डर मत, मैं बस तुमसे मिलने आया हूं। कल जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैं माफी मांगने आया हूं। ये वही बड़ा शंख है जो मैंने आज बेचा। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मांस खरीदा है। मुझे, तुम उस खजाने के पैसे से मेरे लिए मांस खरीद कर दिखाना चाहते हो कि तुम अमीर हो? नहीं, मैं जानता हूं मैं पहले कितना खराब था। मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चा हूं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहता हूं। सच्चा? हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूं। उसकी ये बात बर्फ की बाल्टी की तरह थी। मेरी सारी उम्मीद एक झटके में बुझ गई। हवा भारी हो गई, माहौल एकदम ऑकवर्ड और शांत। तभी धड़ाम, आंगन का दरवाजा किसी ने जोर की लात मारकर खोल दिया। अरे छोटे हरामी, तू मेरे घर दोबारा आने की हिम्मत कैसे कर लिया? कल क्या बोला था मैंने? मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पिता, वो छोटा हरामी नहीं है। चुप, मैं मार डालूंगा इसको। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ में पकड़ा औजार मेरे सिर के पास से निकलकर जमीन में धंस गया। मैं चारों पंजों पर गिरा और जान बचाकर भागा। रुक जा हरामखोर, युचोंग, भाग मत। उनमें से एक दरवाजे तक पीछा करता हुआ आया। दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेकर वो जोर से चिल्लाया, अगर दोबारा आने की हिम्मत की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा, तुझे समंदर में फेंक दूंगा, मछलियों का खाना बना दूंगा। पापा, ये मछली काफी एक्सपेंसिव है और माँ ने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। इसे उस लड़के की कॉम्पेंसेशन मान लो, लेकिन वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये कभी नहीं होगा। चाहे मैं भूखा मर जाऊं, मैं अपनी बेटी की शादी उस जैसे आवारा इंसान से कभी नहीं करूंगा। पड़ोसी के घर से भागने के बाद मैं वापस अपने कोर्टयार्ड में आ गया। डब्ल्यू एक्सविन आंगन में कपड़े सुखा रही थी। 19 वापस आ गया। मैंने सुना तुम्हारे भाई ने क्या कहा। वो बड़ा शेल 800 यूएन से ज्यादा में बिका। तुम सच में काबिल हो। तुम हमेशा अपने भाई के बारे में सोचते हो। शव की स्कूल फीस अब पूरी हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से है। भाभी, इतना फॉर्मल मत बनो। वैसे चिटू कहाँ है? वो उत्तर वाली जंगल में केकड़े पकड़ने गया है। उत्तर वाला जंगल, वो जगह समंदर के पास है। वहां मंगे ग्रोव फॉरेस्ट है। वहां सच में बड़े बड़े क्रैब मिलते हैं। ठीक है, मैं भी जाकर देखता हूँ। ये कहकर मैं मुड़ा और अपने घर में घुस गया। पापा, माँ, ये कपड़े बेचने के पैसे हैं। माँ, ये पैसे अभी रख लो। जब तुम्हारी शादी होगी हम तुम्हारे लिए नया घर बनाएंगे। ठीक है पापा। माँ, मैं उत्तर वाले जंगल जा रहा हूँ चीतों को देखने, और साथ में क्रैब भी पकड़ लाऊंगा। शाओ, चलो अपने दूसरे भाई के साथ केकड़े पकड़ने चलते हैं। जल्दी ही मुझे शितो जंगल के किनारे मिल गया। वो छोटा सा लड़का पानी के गड्ढे के पास लेटा हुआ था। पेड़ की जड़ के नीचे वाले होल में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पूरी मेहनत से लाल हो गया था। चिटू, दूसरे चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ के क्रैब बहुत चालाक होते हैं, पकड़ना मुश्किल है। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया। मैंने क्वाइटली अपनी समुद्री आंख सी आई एक्टिवेट कर दी। नीले हल्के हल्के पॉइंट्स दिखने लगे। मैंने तुरंत एक ग्लोइंग पॉइंट लॉक कर लिया। पहले मैंने आयरन स्क्यूअर की नोक से सड़े हुए पत्तों और मिट्टी को धीरे धीरे हटाया। फिर मैंने धीरे से उस होल के अंदर स्केवर डाला और लेफ्ट राइट सॉफ्टली प्रोब किया। अचानक मैंने रिस्ट से जोर लगाया और एक चीज जोर से बाहर खींच ली। एक क्रैब, इतना बड़ा क्रैब। दूसरे चाचा, आप तो कमाल हो। तुम लोग इन्हें संभालो, मैं और पकड़ कर लाता हूँ। सिर्फ आधे घंटे में मैंने कई ब्लू क्रब्स पकड़ लिए। फिर मैं सबसे ब्राइट जगह की तरफ गया। वहीं प्रोसेस रिपीट किया और जल्दी ही एक और बड़ा क्रैब मिल गया। इस बार जो बाहर आया वो पहले वाले सभी क्रैब से काफी बड़ा था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने अपने बड़े बड़े पंजे उठाए और अटैक करने की कोशिश की। मैंने सही टाइमिंग पर उसके क्लॉ के सिर को दबाया और तुरंत उसकी शेल पर कंट्रोल कर लिया। फिर मैंने अपनी तैयार की हुई रस्सी निकाली और उसके दोनों बड़े पंजों को अलग अलग बांध दिया। वाह, इतना बड़ा क्रैब! दूसरे भाई, तुम तो कमाल हो। दूसरे चाचा, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ क्रैब है और वो इतना बड़ा है? ज्यादा ऑब्जर्व करो और सोचो। चलो अब इन्हें बेचने चलते हैं। ब्लू क्रैब सक्सेसफुली कैप्चर, सी हंटिंग फैमिली +1। ब्लू क्रैब किंग सक्सेसफुली कैप्चर, सी हंटिंग फैमिली +5। करंट सी हंटिंग वैल्यू 62। कुछ ही देर में हम एक्वाटिक प्रोडक्ट्स बाइंग स्टेशन पहुंच गए। ये लड़का फिर आ गया। सुना है कल इसने बड़ा ट्रेजर निकाला और शहर में हाई प्राइस पर बेच दिया। हमें दिखाया भी नहीं ताकि हम भी फायदा ले लेते। तुम क्रैब बेचने आए हो? आज फिर लकी हो गए। अच्छा, माल मिल गया। अफसोस, उस बड़े शेल को मैं खोल नहीं पाया। अगली बार अगर कुछ अच्छा मिले, पहले अंकल जाओ को दिखाना। मैं तुम्हें इसके 15 युआन देता हूँ। ठीक है। बेचने के बाद मैं दोनों को घर ले गया, लेकिन उसने तुरंत देख लिया कि शाओ के बैम्बू बास्केट में एक बड़ा ब्लू क्रैब किंग अभी भी बंधा हुआ है। ये वाला क्यों नहीं बेचा? माँ, ये क्रैब किंग बहुत रेयर है, हम इसे खुद खाने के लिए रखेंगे। देखो, श्यावाओ और चीतो इसे पकड़े हुए हैं। इतना बड़ा है, इसकी कीमत कई युआन होगी, है ना मेरे बच्चे? इतना कीमती क्रैब खुद खाने के लिए रख रहे हो? तुम्हें घर की हालत का पता नहीं?
तुम्हारी माँ दिन भर जाल ठीक करके सिर्फ 2 से 3 युआन ही कमाती है। एक केकड़ा मेरे लिए 2 से 3 दिन तक जाल रिपेयर करने के बराबर है। मैंने मन में सोचा, माँ, अगर तुम्हें पता होता कि फ्यूचर में इतना बड़ा वाइल्ड ब्लू क्रैब हजारों यूएन का बिकेगा तो तुम इसे कभी खाने नहीं देती। खाओ खाओ, तुम्हें बस खाना ही आता है, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, बेवकूफ लड़के। शेन शाओ काओ ने जैसे ही सुना कि दोपहर में बड़ा क्रैब मिलेगा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे जब से उसका दूसरा भाई छुपकर इनकुंगान को नहाते हुए देखने गया था तब से घर में मीट आना शुरू हो गया है। उसके मन में तो ये भी आया कि अगर उसका दूसरा भाई फिर से एक बार छुपकर देखा है तो रोज मीट मिल सकता है। रात को जल्दी सो जाना। पापा, क्या हुआ? कल हम समुद्र जाएंगे, अगर जल्दी नहीं सोए तो सुबह उठ नहीं पाओगे। ये सुनते ही मेरा दिल हल्का सा उछल गया। मैं बस ये चेक करना चाहता था कि ये समुद्री आंख सी आई कितनी पावरफुल है और कितना काम करती है। सबके खाना खत्म करने के बाद सब लोग आराम करने लगे। अगले दिन सुबह होने से पहले ही बाहर से झांग गिक्सिंग की आवाज आई। उठो, खाओ पियो, जल्दी उठो, तुम्हारे पापा और भाई रेडी हैं, जल्दी करो। तुम्हारे पापा ने कहा है ज्वार टाइड, किसी का इंतजार नहीं करता। मैं तुरंत उठ गया, ठंडे पानी से चेहरा धोया और चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे समुद्र किनारे खड़ी छोटी नाव की तरफ चल पड़ा। आखिरकार हम फिर से समुद्र में जा रहे थे। मैंने दोबारा उसी रास्ते पर कदम रखा। सब कुछ वैसा ही फेमिलियर था, लेकिन इस बार मेरी पिछली जिंदगी से अलग। मेरे साथ मेरे भाई और एक शांत लेकिन भरोसेमंद पिता थे। थोड़ी ही देर में हम नाव पर पहुंच गए। पापा शांति से रस्सियां और एंकर चेक कर रहे थे। अरे चेन, छोटा चीजू भी आ गया। सुना है इन दिनों तुम्हारी किस्मत बहुत तेज चल रही है, बड़े शेल्स और बड़े क्रब्स पकड़ रहा है, अपने बाप से भी आगे निकल गया लगता है। नमस्ते चाचा। किस्मत है लेकिन स्किल भी है। लगता है तुम पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हो। अपने बाप से सीखो, समुद्र उन्हीं को खिलाता है जो केपेबल होते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से हार्पून और बैम्बू ट्रैप अरेंज करने लगा। फिर मैंने ठंडे समुद्री पानी को छुआ। वो फैमिलियर फीलिंग मेरे अंदर दौड़ गई। एलियन, एंकर उठाओ। चीजू, अच्छे से पकड़ कर बैठो। डीजल इंजन जोर से गरजने लगा। छोटी मोटर बोट धीरे धीरे जेट्टी से दूर जाने लगी। मैंने क्वाइटली अपनी समुद्री आंख एक्टिवेट कर दी। मेरे सामने की दुनिया हल्की सी धुंध में ढक गई। मैं क्लियरली देख तो सकता था लेकिन दूर तक नहीं। समुद्र बहुत बड़ा है और ये 10 मीटर की विजन लगभग अंधे जैसा ही है। मैं नाव के किनारे झुककर पानी को ध्यान से देखने लगा। छोटे छोटे मछलियों को देख रहा था। उम्मीद थी कि उनके पीछे बड़े फिशेस की मूवमेंट मिले। ये लड़का पहली बार समुद्र में आया है। इतना डर गया कि किनारे पर लेट गया है। मरना चाहता है क्या? क्या देख रहा है? सीधा बैठ, वरना समुद्र में गिर जाएगा। लेकिन मेरा पूरा ध्यान पानी में था। मैंने कुछ नहीं सुना। तभी मेरे पास खड़े चेनू चैंप को कुछ अजीब लगा। उसने हल्के से मेरे कंधे को धक्का दिया। चीजू। मैं अचानक चौंक गया और बैलेंस बिगड़ गया और सीधे ठंडे पानी में गिर पड़ा। चीजू, बोट रोक। शेनचेंट बिना एक सेकंड सोचे पानी में कूद गया और तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। शेन डोंग शेंग भी नाव के किनारे झुक गया और हाथ बढ़ाया। दोनों ने मिलकर मुझे ऊपर खींच लिया। मैं खांसते हुए पानी बाहर निकाल रहा था। बेकार लड़के, तू कुछ काम का नहीं है। नाव के किनारे झुककर मरना चाहता है क्या? पापा की डांट सुनकर इस बार मैंने अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दिया। मैंने अचानक सिर उठाया। मेरी आंखें चमक रही थीं। पापा, भैया, एक बहुत बड़ा तजर फिश का झुंड है। मैंने अभी पानी में देखा, हमारी नाव से कुछ दूरी पर है। तुमने सही देखा? क्या उनका शरीर लंबा और छपटा होता है जैसे ब्लेड, और ऊपर नीला काला ऑयली लेयर, और बहुत फास्ट तैरते हैं? हाँ, बिल्कुल वही, नीला काला, बहुत तेज, और छोटे सिल्वर फिशेस का पीछा कर रहे थे। जब मैं गिरा तब मैं उनके बहुत पास था। साफ देखा मैंने। ठीक है, हम तुम पर भरोसा करते हैं। ये बोलते ही पापा ने डीजल इंजन को जोर से स्टार्ट किया। एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। छोटी नाव पागलों की तरह स्पीड पकड़कर उसी दिशा में दौड़ पड़ी जहां मैंने बताया था। हम अमीर हो गए। ये तजार फिश का पूरा झुंड है। तू कमाल है लड़के। जल्दी जाल फेंक, जल्दी जाल फेंको। चेनुचम भी तुरंत रिएक्ट कर गया। वो नाव के आगे भागा और मैं भी जल्दी जल्दी रस्सियां सुलझाने लगा, पूरी ताकत लगाकर। क्या किस्मत मिली है यार। पानी में गिरते ही सीधा ताजार मछलियों का पूरा झुंड ऊपर आ गया। लेकिन उसी पल पानी की सतह के नीचे से एक नीला काला साया जोर से उछलकर बाहर आया। फिर जैसे किसी ने गर्म तेल में ठंडा पानी डाल दिया हो, पूरी समुद्र की सतह एकदम फट गई। अनगिनत ताजार मछलियां जोरों से पानी के बाहर कूद पड़ी। हम तो अमीर हो गए, सच में अमीर। जल्दी यूएन जाल फेंको। चेन्युएन को तो शौक होने का भी टाइम नहीं मिला। फटाफट भागते हुए लियू ने पूरी ताकत से मछली वाला जाल फेंक दिया। मदद करो जाल खींचने में। बाप, बेटा और एक और आदमी, तीनों ने एक साथ नारे लगाते हुए जाल ऊपर खींचना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से जाल पानी से बाहर निकाला और जाल की सारी खानों में ताजार मछलियां पागलों की तरह फंसी हुई थी। धूप में उनकी नीली काली चमक अजीब ठंडी चमक दे रही थी। उनकी पूंछ इतनी जोर से फड़फड़ा रही थी कि पानी की बूंदें चारों तरफ उड़ रही थीं। ये जाल कम से कम 100 किलो का होगा। ताजार की शानदार पकड़। समुद्री शिकार करने वाला परिवार। इस वक्त शिकार नंबर 67 चल रही है। जल्दी मछली निकालो और तेल वाली स्टोरेज में डालो। शेन जियान शेंग ने बड़े आराम से जाल से मछली निकाली और नाव की तेल वाली टंकी में फेंक दी। लेकिन पहली पकड़ अभी पूरी निकाली भी नहीं थी कि बूढ़ा बाप फिर बोलने लगा, जब तक मछलियों का झुंड टूटा नहीं है, फायदा उठाओ। दूसरा जाल फेंको, फिर तीसरा जाल, चौथा जाल। बाद में मुझे खुद याद नहीं रहा कि कितने जाल फेंके और कितनी मछलियां निकाली।
बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरे हाथ दुख रहे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, और उंगलियां कई बार जाल और मछलियों के पंखों से कट चुकी थीं। बस अब नहीं हो रहा, लेकिन यह सब वर्थ था। यह सफर 15 दिन तक चलेगा। थकान तो है, पर यह मेरी रीबर्थ के बाद पहली पकड़ थी, इसीलिए वर्थ था। सिर्फ एक पछतावा है, समुद्री शिकार की CI अभी भी 67 पर ही रुकी है। लगता है कि पहली बार में मिलने वाले कॉपर लेवल समुद्री जीव दोबारा नहीं फंसते। अब ये लोग मुझे कम ज्वार वाली मछली पकड़ने के सीक्रेट टिप्स देंगे। कमाल है छोटे, तुमने इस बर्बाद समुद्र में सोने की खान ढूंढ ली क्या? सच में गिरना वर्थ था। तुम्हें पता है गुनीन देवी को प्रणाम कैसे करते हैं? वो पूजा बहुत सिंसियरली की जाती है गुनीन के सम्मान में। कैसे हिम्मत हुई झूठ गढ़ने की? अगर और बकवास की ना तो समुद्र में फेंक दूंगा, मछलियों का खाना बन जाएगा। मैं चुपचाप सर झुकाकर खड़ा हो गया। यहाँ और जगहों की तरह नहीं है, यहाँ लोग माओ को भी मानते हैं, पर समुद्र की असली देवी ग्वनीन को सबसे ज्यादा मानते हैं, इसलिए उसके लिए डर और सम्मान दोनों है। पापा, हम IGU चट्टान टापू के पीछे की तरफ और चलें, शायद मौका मिल जाए। अभी समुद्री खाई में एक्सप्लोरेशन करने का टाइम नहीं हुआ। अगर आधे खाली लौटे लोग क्या बोलेंगे? थोड़ा और जाल फेंकते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो वापस चलेंगे। छोटी नाव फिर चल पड़ी। आधा घंटा बहते हुए हम IGU के पीछे पहुंच गए। मैंने इंस्टिंक्ट से समुद्री नजर एक्टिवेट कर दी। अरे बाप रे, सामने जायंट जंगली ग्रुपर मछलियां हैं। ये चीजें बहुत महंगी बिकती हैं। अफसोस, वहां वर्लपूल और अंडर वाटर करंट्स हैं, नाव पास नहीं जा सकती। उसी समय पास की एक छोटी लकड़ी की नाव धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। ओए बूढ़े घुटने, तुम्हारी स्टोरेज में कुछ है या नहीं? कुछ खास नहीं, बस कुछ ताजार के जाल फेंके थे। ठीक है, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी नजर अपने ही स्टोरेज पर जाकर अटक गई, और वो नजर हट ही नहीं रही। अरे बूढ़े, तुम्हारी स्टोरेज तो लगभग भर चुकी है, तू तो अमीर हो गया। क्या अमीर? अरे ये मछली कोई महंगी थोड़ी है, बस मात्रा ज्यादा है। मात्रा भी पैसा होती है। इस बार तो कई दिनों की कमाई एक साथ बन गई। कहाँ मिली ये? किस्मत ज्यादा है तुम्हारी। और तुम कुछ पकड़ा क्या? मत पूछो, कई जाल फेंके पर सिर्फ छोटी मोटी चीजें मिली। छोटी झींगा तक नहीं मिली कि तेल का पैसा निकल जाए। जगह अच्छी लगती है पर मछली खींचती नहीं। बूढ़े घुटने, ये मछलियां बिल्कुल कहाँ पकड़ी? प्लीज सीक्रेट बता दो। रास्ते में बस 3-4 लीग आगे मिल गई, सही मोमेंट पर। मछलियों का झुंड पानी में ऐसे भाग दौड़ कर रहा था जैसे उबलते पानी में कूदते हुए मोमो। आज सुबह मैं वहीं से आया हूं, फिर मुझे कुछ क्यों नहीं दिखा? थैंक यू बहुत बहुत बूढ़े घुटने। मैं भी अपनी किस्मत ट्राई करता हूँ, मिलता हूँ बाद में। ये बोलकर उसने भी इंजन फुल स्पीड में डाल दिया, और बूढ़े घुटने ने जिस डायरेक्शन में इशारा किया था वहीं निकल गया। चलो पानी चेक करते हैं, चलो चलते हैं। वहां बस कुछ छोटे छोटे बिखरे हुए स्क्विड थे, और नतीजा भी वही निकला। बूढ़े घुटने ने लंबी सांस ली और छोटे मछलियों को वापस समुद्र में फेंक दिया। ठीक उसी समय समुद्री हवा का स्वाद अचानक बदल गया, ठंडी नमी के साथ। बूढ़े घुटने ने आसमान की तरफ देखा और नोटिस किया कि एक बड़ा काला बादल धीरे धीरे ईस्ट से आ रहा है। मौसम बदलने वाला है, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। जल्दी करो, जाल समेटो और ऊपर गांव चलो, उसने कड़क आवाज में कहा। वो तेजी से और फुर्ती के साथ जाल समेटने लगा, और मैं बस घूर रहा था गहरे काले समुद्र को। लगता था जैसे नीचे कुछ हल्का चमक रहा हो। बहुत दूर था, साफ नहीं दिखा। ऐसे ही चले जाना, थोड़ी तकलीफ देह बात है। पापा, मुझे नीचे जाकर देख लेने दो। बचपन से तुम लोगों के साथ हूं, आज तो देखने दो कि समुद्र का नीचे वाला हिस्सा कैसा होता है। पागल हो गए हो? आसमान गिरने वाला है, लहरें उठ रही हैं। मरना है क्या बदमाश? पापा, बस एक झलक मारकर ऊपर आ जाऊंगा। आपने भूल गए क्या? आज सुबह भी मुझे मछलियों का झुंड नहीं दिखा था। मैं भी देखूं ना? अगर आपको चिंता है तो भाई को साथ भेज दो। इस लड़के की किस्मत ठीक रहती है, 10 से 15 मिनट पॉसिबल है, और ये ANCH भी साथ है तो दिक्कत नहीं होगी। UN, तुम नीचे जा रहे हो उसके साथ, उसे ध्यान से देखना। सिर्फ 5 मिनट और तुरंत ऊपर। ठीक है पापा। दोनों भाई बिना एक शब्द बोले ठंडे पानी में कूद गए। लगभग 15 मीटर नीचे पहुंचकर छाती में दबाव महसूस हुआ, और वो सांस लेने को तुरंत ऊपर आई। इतना गहरा नहीं है, अभी तो फर्श भी नहीं छू पाए। मैं एक बार और नीचे जा रहा हूं। मैंने बड़ी सांस ली और अपनी सारी ताकत जोड़ी। नीचे की तरफ तैरते हुए मेरे कान पानी के दबाव से दुख रहे थे और छाती फटने वाली थी। तभी मेरे पैर आखिरकार नरम समुद्री मिट्टी से छू गए। मैंने तुरंत अपने सी हंटर आइज सक्रिय किए, और अचानक सामने एक बड़ा चट्टानी ढांचा दिखा। एक रॉयल डीमन लॉबस्टर। इस बार तो सच में जैकपॉट। मैं जल्द से ऊपर आया और चैनियंच भी तुरंत जाल लेकर सावधानी से पास आया। लेकिन रॉयल लॉबस्टर को खतरे का एहसास हो गया था। उसकी पूंछ थोड़ी खुली, जैसे किसी भी पल भागने को तैयार हो। मुझे रोते जैसा देख उसने अपना हाथ धीरे बढ़ाया, और तभी रॉयल लॉबस्टर की भारी पूंछ जोर से झटकी और चारों तरफ मिट्टी धूल फैल गई। सौभाग्य से चेन तैयार था। भागने की दिशा में उसने जाल फेंक दिया और रॉयल लॉबस्टर फंस गया। मैंने जल्दी से एक छोटा लॉबस्टर उठाया और भाई के जाल में डाल दिया। एक बड़ा लॉबस्टर पकड़ना बराबर सी हंट लेवल 3, रॉयल लॉबस्टर पकड़ना बराबर सी हंट लेवल 10, टोटल सी हंट इक्वल्स 80। उस चट्टान वाला हिस्सा अभी भी हिल रहा था, लेकिन हमारी सांसें टूटने वाली थीं। इसलिए मैंने भाई को इशारा किया और हम दोनों पानी से बाहर निकले। हमने हवा बड़े जोर से खींची। तभी महसूस हुआ कि अंधेरा हो चुका है, बारिश शुरू हो चुकी है। शेंजियान शेंग ने आधा शरीर बाहर निकालकर हमें नाव पर खींच लिया। साले, ये झींगा तो कोई आत्मा लग रहा है। उम्र भर में पहली बार इतना बड़ा कांटेदार देख रहा हूं। क्या ये लड़का ड्रैगन किंग का बेटा है? पहले फुल दावत, फिर डायनेस्टी का राजा इनकुंगान, और अब ये अंधा दैत्य भी पकड़ लाया। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की, जैसे सिर के ऊपर ही फट गई हो।
बारिश की मोटी बूंदें धागे की तरह गिरने लगी। शेन जियानशेंग होश में आया और चिल्लाया, स्टीयरिंग कसकर पकड़, डैम इट। उसने पूरी ताकत से थ्रोटल दबाया और छोटी नाव तूफानी लहरों में जोर से उछलती हुई फिशिंग विलेज की तरफ भागने लगी। लेकिन वापसी के रास्ते में ही शेन जियानशेंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वो टेढ़ी नजर से उस सुनसान आइलैंड के दूसरी तरफ के समुद्र को घूरने लगा। धत्त तेरी, ये सफेद वाला बोट अभी तक गया ही क्यों नहीं? शेन जियानशेंग ने दोनों हाथ मुंह के पास रखकर पूरी ताकत से चिल्लाया, जाओ जल्दी, अब मैसिव स्टॉर्म आ रहा है, मरने का इंतजार कर रहे हो क्या? लेकिन सफेद बोट एकदम साइलेंट, बिल्कुल बिना हिले। पापा लगता है वो इशारा कर रहा है, ये ठीक नहीं है। पापा भैया, उनके साथ कुछ हुआ है, बोट हिल भी नहीं पा रहा। शेन जियानशेंग और चेन यांच के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उस सिक्लूडेड आइलैंड के चारों तरफ हिडन रीफ्स थे। स्थानीय बुजुर्ग मछुआरे भी वहां से सावधानी से गुजरते थे। ये लोग तो क्लियरली आउटसाइडर्स हैं। अगर उनकी बोट फंसे तो हैरानी किस बात की? लेकिन ऐसे मौसम में हमारा छोटा बोट खुद कभी भी पलट सकता है। अगर पास गए तो हम भी डूब सकते हैं। पापा प्लीज मत सोचो ज्यादा, हम उन्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हाँ पापा, हमें देखना होगा, जिसे बचा सकते हैं बचाइए। शेन जियानशेंग ने दांत भींचे, जोर से पैर पटका। युएन, बोट को स्टेबलाइज करो, पास ले जाओ। चेन युएन ने तूफान से लड़ते हुए बमुश्किल बोट मोड़ी। मैंने कैबिन के नीचे से एक टूटी हुई बाल्टी उठाई और एक घुटने के बल बैठकर पागलों की तरह पानी निकालने लगा। छोटी नाव तूफान और जाइंट वेव्स से लड़ती हुई किसी तरह सफेद बोट की तरफ बढ़ रही थी। युएन, रुक जाओ, सामने रीफ्स हैं, अब आगे नहीं जा सकते। पापा अब क्या करें? चेंजन शिंग ने बिना एक सेकंड गंवाए 2 मोटी रस्सियों के रोल निकाले, कुछ चक्कर अपनी कमर पर लपेटे और दूसरा सिरा नाव के पीछे के क्लेट से बांध दिया। मुझे नीचे उतारो। युएन, बोट पर रहो, रस्सी को बिल्कुल टाइट रखना। नहीं पापा, मैं भी जा रहा हूँ। चुपचाप बोट देखो, अगर रस्सी ढीली पकड़ी हुई हम दोनों मर जाएंगे। ये तुम्हारे पापा और बड़े भाई की जान है। पापा, ब्रदर, सावधान रहना। पिता और भाई दोनों एक एक करके लहरों में कूद गए। सिर्फ 10 से 12 मीटर का फासला। आम दिनों में एक पल की बात होती, लेकिन आज तूफान दोनों को बार बार पानी में धकेल रहा था। सफेद बोट के आगे खड़े दोनों आदमी, जो शायद घंटे से मौत का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद दिखते ही इतने शौक में आ गए कि लगभग रो पड़े। नीचे उतरो, 1 बाय 1। गोल्डन वॉच वाला आदमी नीचे उफनते पानी को देख रहा था। डर से मरा जा रहा था, चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन सर्वाइवल की भूख उससे भी तेज थी। उसने दांत भींचे और बोट के किनारे से नीचे सरक गया। शेन जियानशेंग ने उसे पकड़ लिया। मजबूती से पकड़ो, डोंट लेट गो। दूसरा भी, जल्दी उतरो। ग्लासेस वाला आदमी भी कांप रहा था, लेकिन साथी को उतरता देखकर हिम्मत जुटाई और नीचे आ गया। चेन यंच पहले से ही तैयार खड़ा था। मुझे पकड़ो और मेरे साथ चलो, जल्दी। मैं बोट पर खड़ा कांप रहा था। पापा की दहाड़ सुनकर तुरंत रस्सी खींचनी शुरू कर दी। चारों लोग रस्सी के सहारे बोट की तरफ खींच रहे थे, लेकिन तभी साइड से तेज हवा का झटका आया और एक फोल्डिंग चेयर सफेद बोट से उड़कर घूमती हुई आई। सावधान! चेयर सीधा शेन यांच के हाथ पर लगी, वो हाथ जिससे वो ग्लासेस वाले आदमी को पकड़ रहा था। दर्द इतना तेज था कि चेन यांच का हाथ इंस्टिंक्टिवली खुल गया और ग्लासेस वाला आदमी सीधे ठंडे गंदे उफनते पानी में डूब गया। अंकल मिंक्स, उसे बचाओ, प्लीज बचाओ, वो मेरा भाई है। मैं तुम्हें जितना पैसा चाहो दूंगा, कोई भी रकम, बस उसे बचा लो। ऐसे तूफान में कैसे बचाए? हम खुद एक आदमी को संभाल रहे हैं, दूसरा छोड़ा तो हम मरेंगे। चुप रहे युएन, बोट पर लौटो। चेन यांच की आंखें लाल थीं। वो पानी में बनते बिगड़ते बुलबुले देखता रहा, लेकिन उसे पता था पापा सही कह रहे थे। उसने दांत भींचे, रस्सी कमर से टाइट की और भरसक जोर लगाते हुए बोट की तरफ तैरने लगा। लेकिन तभी छपाक, किसी के पानी में कूदने की साफ आवाज आई। सबकी नजर मेरी तरफ गई। मैं सीधे पानी में कूद चुका था। मैं उस जगह की तरफ तैरने लगा जहां ग्लासेस वाला आदमी डूबा था। नालायक, वापस आ, वापस आ। गोल्डन वॉच वाला आदमी भी हक्का बक्का रह गया था। उसे पकड़कर रखने वाला शेन जियानशेंग भीतर तक हिल गया था। गुस्से से उसके फेफड़े फटने वाले थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस आदमी को वो खुद पकड़े था वो भी पानी में गिर सकता था। मैं नीचे जाते ही तुरंत हने आइज एक्टिवेट किए और लगभग 7 से 8 मीटर की गहराई की तरफ तेजी से उतर गया। चश्मा वाला आदमी पानी में तड़प रहा था और हाथ पैर मार रहा था। उसके मुंह से लगातार बुलबुले निकल रहे थे। तो मैं पीछे से उसके पास गया। मैंने अपने दोनों हाथ उसके बगल, आर्मपिट्स के नीचे डाले और उसे अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया, उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचते हुए। जैसे ही मैं 2 से 3 मीटर ऊपर उठा, अचानक मेरी पीठ किसी चीज से टकरा गई। एक पल में मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। साला, ये एक ओनर्क है। हालांकि कहा जाता है कि ऑर्क्स इंसानों पर रेयरली अटैक करती हैं, लेकिन वो बस एक रूमर है। अभी की सिचुएशन में अगर मैं इस क्रीचर के जाल में फंस गया तो कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ये ऑर्क बस क्यूरियस लग रही थी। वो उनके चारों तरफ तैर रही थी, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि थोड़ी दूरी पर कई और उतनी ही बड़ी ओनर्क्स हमें हल्के से घेर रही थी। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाहे ऑर्क्स हमें खाएं या ना खाएं, हम डूब ही जाएंगे। बस मैंने हिम्मत जुटाई और अपने दोनों पैरों से पूरी ताकत से तैरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैं तेजी से ऊपर बढ़ा, अगली लहर ने जहाज को ढक लिया। मैंने जहाज के नीचे की तरफ देखा और वहां एक छोटा काला सफेद सा साया दिखा। असल में एक छोटा ऑर्क फिशिंग नेट में फंसा हुआ था और ये बड़ी ऑर्क्स मुझसे मदद मांग रही थी। लेकिन ये आदमी तो पहले ही मरने वाला है। पहले इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने दांत भींचे और ऊपर की तरफ तैरता रहा। आखिरकार हम दोनों पानी की सतह को तोड़कर बाहर आ गए। एक तेज शोर और अफरा तफरी ने हमें तुरंत घेर लिया। बड़े भाई, यहाँ, बड़े भाई, जल्दी आओ, जल्दी बढ़ो। छोटी नाव तेजी से पास आई।
कई लोगों की मदद से उन्होंने बेहोश चश्मा वाले आदमी को नाव के तख्ते पर चढ़ा लिया। मिंग्स, मिंग्स, उठो साले कमीने, तुम्हें जीने की कदर नहीं है। घर पहुंचकर मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। जल्दी चढ़ो पापा, मैं अब भी आता हूं। बस इतना कहने का ही टाइम मिला। फिर मैंने अपने शरीर को पीछे झुकाया और फिर से पानी में कूद गया। चिन्नीजू, साले कमीने, आखिर तू करने क्या जा रहा है? भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जैसे ही मैं फिर से पानी में कूदा, मैं सीधे छोटे ओर्क की तरफ बढ़ गया। मैंने जल्दी से उस छोटे ओर्क को ढूंढ लिया। उसका छोटा शरीर फिशिंग नेट में बुरी तरह फंसा हुआ था और वो बीच बीच में दर्द से कराह रहा था। मैं उसके पास गया और सावधानी से सबसे टाइट जाल के धागों को पकड़ा। चट्टानों से घिसे हुए हिस्सों के रास्ते धीरे धीरे उस मजबूत जाल को फाड़ना शुरू किया। छोटे ओर्क को शायद मेरी नीयत समझ आ गई थी। हालांकि वो अभी भी दर्द में कराह रहा था, लेकिन उसकी तड़प अब काफी कम हो गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे ही आखिरी जाल का धागा टूटा, छोटे ओर्क ने अचानक जोर से झटका मारा और तुरंत आजाद हो गया। यंग गोल्डन ओर्का सक्सेसफुली कैप्चर्ड। मरीन परसेप्शन वैल्यू +20, करंट वैल्यू इक्वल्स 100। लक्ष्य जीव यंग ओर्क डिटेक्ट हुआ। तुम्हारे प्रति बहुत हाई लेवल की दोस्ती। तुम एक पैक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। सक्सेस रेट बढ़ चुका है। इस पैक्ट के लिए 100 सी सेंस पॉइंट्स खर्च होंगे। क्या तुम पैक्ट बनाना चाहते हो? क्या ओर्क के साथ पैक्ट भी कर सकते हैं? तो फिर इंतजार किस बात का? कंफर्म किया गया। 100 एब्सल पॉइंट्स इस्तेमाल हो गए। पैक्ट सफलतापूर्वक बन चुका है। जैसे ही वो सिस्टम वॉइस धीरे धीरे गायब हुई, एक नीली आभा अचानक छोटे ओर्क के शरीर पर फैल गई। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे और उसके बीच कोई हल्का सा कनेक्शन बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट सफल हो गया। बेबी ओर्का हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्राइमरी मेंटल लिंक विद यू। हो गया। मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने चिंगारियां सी उड़ने लगी। मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाई। मेरे पैरों ने जोर से पानी को मारा और मैं पूरी ताकत से ऊपर की तरफ तैरने लगा। लेकिन पानी बहुत ज्यादा गंदा था। मेरा डायरेक्शन सेंस कब का खो चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं सतह से और दूर जा रहा हूँ। चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं अभी अभी तो फिर से जन्म लिया था। मैं तो अभी अभी ठीक होना शुरू हुआ था और अब फिर से इस समुद्र की गहराई में डूबकर मरने वाला हूँ। यार, मैं शायद इस दुनिया का सबसे बदनसीब रिबॉर्न इंसान हूँ। जैसे जैसे मेरी होशियारी धुंधली होती जा रही थी, तभी अचानक एक जोरदार ताकत ने मेरे डूबते शरीर को कसकर पकड़ लिया। वो छोटा ORC था। उसने अपनी बड़ी और मजबूत सिर से मुझे ऊपर की तरफ धकेलना शुरू किया। जैसे ही ठंडा समुद्री पानी फटकर खुला और हम सरफेस पर आए, मैं खुद को रोक नहीं पाया और हवा को पागलों की तरह खींचकर सांस लेने लगा। सच में ये छोटा ओर्क ना होता तो शायद इस बार मैं पूरी तरह नीचे चला ही गया होता। हमारा बोट कहाँ है? क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? नजर दौड़ाई तो चारों तरफ सिर्फ काला आसमान और समुद्री अंधेरा दिखाई दे रहा था। बहुत देर तलाशने के बाद लगभग 100 मीटर दूर मुझे एक छोटा सा काला धब्बा हिलता डुलता दिखा, जो तेज हवा और लहरों में बुरी तरह झूल रहा था। पापा, भैया। उसी समय शेन जियन शेंग और उसका बेटा शेन युआनचैन बोट के आगे की तरफ लेटे हुए थे। उसी जगह को घूर रहे थे जहां मैं गायब हुआ था। अचानक गोल्ड वॉच वाला आदमी जैसे कुछ सुनकर ठंडे ढंग से सिर उठाता है। वहां वहां कोई हाथ हिला रहा है। ये सुनते ही शेन जियन शेंग तुरंत उधर देखता है। बारिश की धुंध में उसे बस एक हल्का सा हाथ दिखाई देता है जो तेजी से हिल रहा था। वो शीजू है। लायन और चांट ने तुरंत बोट मोड़ दी और छोटा बोट तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। शेनजियन शेंग और चेन युआनचैन ने बहुत मेहनत करके मुझे बोट पर खींच लिया। भगवान का शुक्र है कि मेरा बूढ़ा बाप और बड़ा भाई थे, वरना आज तो मेरा गेम ओवर पक्का था। साले कमीने, आदमी को बचाया था या अपने आप को मारने नीचे कूद गए थे? पता है मुझे कितना डर लगा। बाबा, मैं तो टाइगर स्प्रिट को बचाने गया था। मैं मरने कहाँ गया था? मैंने पूरी जिंदगी में पहली बार ORC देखा है। डरना मत, ये यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचाते, बस गुजर रहे होंगे। और ये छोटा वाकई काफी स्मार्ट है। ठीक है, जल्दी से बोट चालू करो। अगर ये वापस आ गए तो दिक्कत होगी। उसी समय यानचैन पोर्ट के करीब स्टेशन पर वांग गुइंग समुद्र की धुंधली सतह को घूर रही थी। उसके हाथ अनजाने में घिस रहे थे और शेन शाओ उसकी बगल में खड़ा था, उसकी पैंट को कसकर पकड़े हुए। उसके छोटे चेहरे पर सिर्फ डर और बेचैनी थी। गिंग, परेशान मत हो। तुम्हारा आदमी सालों से समुद्र पर जाता है। कौन सा तूफान नहीं देखा उसने? शायद बस थोड़ी देर हुई है। आखिर हुआ क्या है? इतना बड़ा तूफान। अगर सोना भी समुद्र में गिर रहा हो, बाकी सारे बोट वापस आ जाते, पर सिर्फ हमारा बोट नहीं आया। हे वर्जिन मेरी, कृपया पिता पुत्र दोनों को सुरक्षित रखना। माँ, डर मत। पापा और भाई दोनों जल्द वापस आएंगे। माँ, मुझे विश्वास है। उसी समय एक दुबली पतली काली परछाई फटा पुराना प्लास्टिक पहनकर तेजी से दौड़ती हुई आई। भाभी गुइंग, भाभी गुइंग, क्या तुमने जियान शेंग और बाकी लोगों को देखा? हाँ, मैंने देखा। मेरा बोट थोड़ा देर से आया। मैं उत्तरी तरफ के अकेले पड़े आइलैंड की तरफ से आया। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने जेनशेंग का बोट देखा था। तो वो कैसे थे? वापस क्यों नहीं आए अभी तक? उस टाइम एक सफेद बोट आइलैंड के पीछे फंसा हुआ था, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, और जियान शेंग का बोट उस तरफ बढ़ता दिखा। मतलब जियान शेंग और बाकी लोग उस सफेद बोट पर फंसे लोगों को बचाने गए। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा। वो बोट तो बिल्कुल फंसा था। जिनशेंग का स्वभाव तुम जानती हो, कुछ गलत दिखे तो छोड़ता नहीं। ये सुनते ही वांग गुइंग की आंखें काली पड़ गईं। उसका शरीर कांप गया और वो लगभग गिर ही गई। एक औरत ने तुरंत पकड़कर संभाला। भाभी गुइंग, ठीक हो? बोलो ना, ठीक हो? वांगिंग ने बस हाथ हिलाया। होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसका गला आवाज नहीं निकाल पा रहा था। इतना बड़ा तूफान, ये छोटा बोट कभी भी टूट सकता है। ऊपर से दूसरों को बचाने जाना, ये तो खुद की जान खतरे में डालना है। अगर हमारे परिवार के साथ कुछ हो गया तो
हम क्या करेंगे? गोइंग। खुद को मत डराओ, जियान शेंग कुछ नहीं होगा। उसने शायद लोगों को बचा भी लिया होगा और अब वापस ही आ रहा होगा। हाँ, ऊपर वाला है, वो उन्हें सुरक्षित रखेगा। लेकिन तभी एक तिरछी खूसट आवाज आई। कौन कह सकता है? पिछले साल हुतुओ भी तूफान में लोगों को बचाने गया था। और क्या हुआ? किसी को बचाया नहीं, खुद ही मर गया। पूरा परिवार उसी पर निर्भर था खाने पीने के लिए। उसके बिना सब बर्बाद हो गए। अगर तुम्हें नहीं पता क्या बोलना है तो चुप रहो। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? सबने अपनी आंखों से देखा है। उस बेवा और उस अनाथ की जिंदगी कितनी मुश्किल है। लॉन्ग मेई, तुम, GNSHNG और बाकी लोगों को बचाने गए हैं। ये एक नेक काम है, एक मेरिटोरियस गुड डीड। तुम यहाँ ऐसी हिम्मत तोड़ने वाली बातें क्यों कर रही हो? कौन है ये? ओह, तुम हो कौन? क्या बात है, अभी से अपने होने वाले पति के परिवार का बचाव कर रही हो? तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई। चैन परिवार तो तुम्हें अपनी बहू तक नहीं मानता। ये तो अभी देखना बाकी है। बकवास बंद करो। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम यहाँ इतनी बेदिल बातें कर रही हो। अंकल GN और उसका बेटा अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं और तुम यहाँ उन्हें कोस रही हो। तुम्हारा दिल क्या कुत्ते ने खा लिया है? मैंने उन्हें कोसा? मैं तो सच बोल रही हूँ। लूटू इसका एग्जाम्पल नहीं है क्या? बेल स्वर्गिंग, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, ताकि तुम मेंटली तैयार रहो। तुम बस जलती हो। उन्होंने एक बड़ी पर्ल ढूंढ ली और तुम जल रही हो कि GNSHNG का परिवार अब बेहतर जिंदगी जी रहा है। तुम चाहती हो कि उनके साथ कुछ बुरा हो। क्या बकवास है ये? एक टूटी हुई सी शेल से क्या ही होगा? उसे खाया भी जा सकता है। मैं तो बस बेलसूर गिंग को अच्छे से याद दिला रही थी। बस बहुत हुआ लॉन्ग में। अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मानो या ना मानो, मैं तुम्हें तुम्हारे जांचू की जगह सबक सिखा दूंगी। GNSHNG और बाकी लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और तुम यहाँ लड़ाई कर रही हो, फूट डाल रही हो। तुम्हारा इरादा